नहीं दिखाने वाले आगे निकल गए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे सामने आ गए और इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार। आपको बता दें कि अब तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दूसरे दिन भी महाराष्ट्र में सरकार की तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि ना तो बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ की है और ना ही शिवसेना कुछ कह रही है। शिवसेना और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि दरअसल होगा क्या। क्या ये दोनों पार्टियां साथ आएंगी? बीजेपी को समर्थन पर शिवसेना का रुख हालांकि नरम पड़ा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर सम्मानजनक ऑफर मिला तो हम सोचेंगे। उद्धव ठाकरे ने विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि सम्मानजनक ऑफर मिला तो हम उसे स्वीकार करेंगे। कांग्रेस नेता ने शिवसेना की सरकार बनवाने को कहा। अजीत पवार ने बड़ा खुलासा किया, एक तरह से कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि एक कांग्रेस नेता और आए और कहा शिवसेना का समर्थन करो। बीजेपी ने एनसीपी से समर्थन लेने पर अभी तक फैसला नहीं किया है। आपको बता दें एनसीपी ने बिना किसी शर्त के बाहर से समर्थन देने की बात कही है। तो दूसरे दिन भी महाराष्ट्र में सरकार की तस्वीर साफ नहीं है। इस तरह की गहमा गहमी लगातार बनी हुई है। शिवसेना और बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि साथ आएंगे भी या नहीं। और शिवसेना ने ये कहा है कि अगर सम्मानजनक ऑफर मिलेगा तो उसको हम स्वीकार करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी हमला बोला है एनसीपी पे, कहा है कि पवार को किस बात का डर है जो समर्थन दे रहे हैं। और ये जो पूरा सियासी समर रहा इसमें हमने देखा, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, जिस तरह की बम्पर जीत मिली है बीजेपी को, छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। तो छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर किस तरह से सवाल खड़ा हुआ है, ये अपने आप में एक मुद्दा है जो उभर कर आ रहा है। छोटी पार्टियां एक तरफ, किस तरह की हालत है वो अपने आप में चर्चा का विषय। लेकिन सवाल ये भी कि महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और शिवसेना के बीच चल क्या रहा है। दोनों पत्ते नहीं खोल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुंबई बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां जीत कर आए विधायकों का जोरदार स्वागत हुआ। सरकार बनाने को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है और बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो शिवसेना के साथ जाए या एनसीपी का ऑफर मान ले। 25 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद अब सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना बिना डिमांड साथ आने को राजी नहीं है और बीजेपी चाहती है कि बिना शर्त समर्थन मिले। पार्टी अपने सिस्टम के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ रही है। इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने विधायकों के साथ बैठक में किसी भी शर्त से इनकार किया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं किसी मांग पर नहीं अड़ा हूं, ना ही मुझे किसी बात का अहम है। मैंने खुद मोदी जी को फोन किया और उन्हें बधाई दी। अगर बीजेपी कोई सम्मानजनक प्रस्ताव देती है तो निश्चित तौर पर उसके साथ जाएंगे। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तब हम विपक्ष में बैठेंगे। प्रपोजल आने के बाद में उस प्रकार पर उद्धव जी बयान करेंगे, क्योंकि ऐसे ही जो अटकलें जो चल रही है मीडिया में, उसके ऊपर कोई बयानबाजी करना इस वक्त ठीक नहीं है। बीजेपी के पास बहुमत से 22 विधायक कम है और उसकी नजर 19 अन्य विधायकों में से अपने पक्ष में ज्यादा विधायकों को लाने की है। एमएनएस का 1, बहुजन विकास अघाड़ी के 3, भारिपा बहुजन महासंघ का 1, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के 3 और 7 निर्दलीय विधायकों को साथ लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों से रविवार रात से ही संपर्क साधा गया है और 7-8 विधायक साथ आने को तैयार भी हैं। अगर 15 विधायक बीजेपी के साथ हो जाते हैं तो बीजेपी सिर्फ 7 सीट दूर रह जाएगी और शिवसेना पर गठबंधन का दबाव बढ़ेगा। बीजेपी दूसरे विकल्प भी तलाश रही है, जबकि आरएसएस को उम्मीद है कि पुराने साथी फिर से साथ आएंगे। मैं समझता हूं कि उनके इस प्रयत्नों के प्रति हम आशान्वित हैं, करेंगे ऐसा हमको लग रहा है। बाधाओं को दूर करना ये जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने करना ही चाहिए। बीजेपी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया है, जिससे शिवसेना के साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार को राजनाथ मुंबई में विधायकों से मुलाकात करेंगे और तब शायद महाराष्ट्र में सरकार की तस्वीर साफ हो पाए। तो अब तक ये तस्वीर साफ नहीं है। सवाल ये है कि दोनों पार्टियों के बीच चल क्या रहा है। दोनों अपने पत्ते खोलने को तैयार
क्यों नहीं है, क्या चल रहा है? अशोक वानखेड़े जी, शिवसेना की अगर बात करें तो सुर नरम तो पड़े हैं, लेकिन अब भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमें सम्मानजनक ऑफर का इंतजार है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उद्धव ने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात क्लियर की है कि सरकार बीजेपी को बनानी है, नंबर उनके पास है। यदि उनको मदद चाहिए तो बीजेपी ने हमको ऑफर करनी चाहिए, हम आएंगे। बीजेपी बार बार ये बात के संकेत दे रही है कि अनकंडीशनल सपोर्ट देने को तैयार हो तो हम सपोर्ट लेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी धड़ा जो है महाराष्ट्र की राजनीति का, शरद पवार की एनसीपी बिना कंडीशन के किसी भी लाग लगाव के उन्होंने बाहर से समर्थन देने की घोषणा कर दी। वैसा देखा जाए तो बीजेपी आज सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन वो कुछ इंडिपेंडेंट्स को टटोल रहे हैं, कुछ मुझे लगता है बीजेपी अभी भी शिवसेना से कुछ दूरी रखना चाहती है, या जब भी शिवसेना के साथ जाएगी इस स्थिति में जाएगी जहां शिवसेना उन्हें ज्यादा दबाने का प्रयास नहीं कर पाएगी, या कोई भी शर्त ना रखे। विजय, क्या वाकई में बीजेपी को इस वक्त लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो क्यों इतनी जल्दी शिवसेना को कहा जाए कि आओ हम तुम्हारा साथ चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है। उनकी अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राज्यपाल उनका है, 6 महीने चलता रहेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, तो उनको कोई जल्दी नहीं है। और दूसरा, शरद पवार जैसा इतना कद्दावर नेता अपनी पार्टी का बाहर से बिना शर्त के समर्थन जब देने को आपको तैयार है, आप एक अल्पमत सरकार भी आराम से चला सकते हैं अगले 6 महीने तक के लिए, तो फिर उसमें क्यों जाकर अपनी तरफ से पत्ते खोलना, अपनी तरफ से क्यों निमंत्रण देना? ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। और पहली बार ये चाहते हैं कि अगर शिवसेना आए तो घुटने टेकते हुए आए, शिवसेना आए तो बीजेपी की शर्तों पर आए। ये तो कल करीब अमित शाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर ही चुके हैं। इसके अलावा अरविंद मोहन जी, ये शिवसेना की बहुत ज्यादा मजबूरी को भी दिखाता है कि उद्धव ठाकरे अब कह रहे हैं, सुर नरम पड़े हैं उनके, कि हम सम्मानजनक ऑफर का इंतजार करेंगे, बीजेपी आए तो इनकार नहीं करेंगे। नहीं, डेस्परेशन दोनों को, एनसीपी को भी है, शिवसेना को भी है। सत्ता के बगैर उनको मुश्किल होगी, तो दो ग्रुप डेस्परेट हैं। ये बीजेपी के हक में जा रही है, क्योंकि वो बारी बारी से दोनों से बार्गेन कर सकती है या बेटर टर्म उनसे निकलवा सकती है, ये तो उनके हक में है। लेकिन एक मूव जिसकी चर्चा अभी अजित पवार ने थोड़ी देर पहले की है कि कांग्रेस के लोग भी अप्रोच कर रहे थे, तो अगर ये भी खेल शुरू होता है कि बाकी 3 को मिला के सरकार बना ले, तो इसका मतलब कि अभी बार्गेनिंग लंबी चलेगी और काफ़ी अच्छी चलेगी, मैं कहूँगा, जिनको सौदेबाजी करनी होगी। लेकिन उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि खेल खुला हो, फिर शर्तें खुले, फिर कौन किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये पब्लिक को बताए सरकार बताने के पहले। तो एजेंडा प्रोग्राम लेके भी अलायंस हो सकता है, या मोल तोल भी होगा तो बहुत होगा। अभी ये जो ऑप्शन किया जा रहा है कि निर्दलीय और छोटे दलों को पटाओ, ये भी कोई मुफ्त में कोई आने वाला नहीं है, ये सब बार्गेन करेंगे। इस पर क्या होगा, इस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता रहा है कि दोनों नेचुरल एलाय हैं, लेकिन इन नतीजों के आने के बाद तो बहुत कुछ बदला है। देखिए, बीजेपी शिवसेना के बीच हालत ये है कि शिवसेना के लिए खास तौर से वो 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, वो उस हिसाब से ट्रेड यूनियन के नियम को लागू कर रही है। मुंबई के लोग हैं, मुंबई में ट्रेड यूनियन काफ़ी रही है, और उसको देखते हुए लगता फार्मूला उनको वहाँ पर मजदूरी वाला होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं इस समय शिवसेना को, क्योंकि शिवसेना के अस्तित्व का सवाल है। इस बार अगर वो सत्ता में भागीदारी नहीं हुई तो कुल मिलाकर उनके 20 साल सत्ता से बाहर रह जाएंगे, अगले 5 साल मिला करके। और उससे क्या होगा, उनका वर्कर बुरी तरीके से टूट जाएगा, सत्ता में बिल्कुल उनकी भागीदारी खत्म हो जाएगी, पैसे की आमद बंद हो जाएगी। कहां से वो चलाएंगे, कहां से वो शिवसैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे, ये उनके सामने। तो इसलिए वो बार बार पत्ते अपना थोड़ा रुख ढीला करते हैं। उद्धव ठाकरे सुबह सामना में कुछ और लिखते हैं और बड़ा भाजपा को बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अशोक वानखेड़े जी, जो कहा जा रहा है कि शिवसेना के पास क्या कोई और रास्ता भी है? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ शिवसेना के पास वो रास्ता नहीं है। यदि भाजपा की सरकार माइनस शिवसेना आती है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला परिषद, कई जगह पे जो उनका शक्ति स्थल है वो छोड़ना पड़ेगा उनको। और ऐसे में जब पॉलिटिक्स के लिए पैसा चाहिए, ये बात निर्विवाद सत्य है। इसे आप क्या गलत कहो या सही कहो, जब पैसा ही नहीं होगा तो राजनीति कहाँ से होगी? वर्कर भी पैसे से जुटता है। ये सारी चीजें देखते हुए उनको सत्ता में आना बहुत निहायत जरूरी है। शिवसेना की बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन शेष नारायण जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी कि ये सब बीजेपी जानती है, और शायद यही वजह है कि इंतजार कराया जा रहा है शिवसेना को। शिवसेना भले ही कहे हम इंतजार कर रहे हैं ऑफर का, पर बीजेपी चुप है अभी। नहीं, वो शिवसेना फेस वैल्यू भी तो लगता है कि उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी दुविधा में इस वक्त गुजर रहे हैं। क्यों? कि अगर उन्होंने इनके साथ कर लिया तो उनकी मराठी अस्मिता का क्या होगा,
शिवसेना की बुनियाद जो है साउथ इंडियंस को गरिया के, नॉर्थ इंडियंस को गरिया के पैदा हुई है। तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में अपने आप को चाहेगी और नॉर्थ इंडियंस को, हिंदी भाषियों को जो लठियाया जाता है वो तो नहीं अलाउ करेगी। दूसरा ये है कि जो कॉर्नर करना है, रूलिंग पार्टी को कॉर्नर करके ही शिवसेना की अस्मिता बनती है, उसको पहले विजय से पूछ लो। चलिए मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मैं आती हूँ। छोटी सी बात सिर्फ शेषनारायण जी आपसे अनुमति लेते हुए छोटी सी बात कहनी थी कि आज जब आरएसएस के बड़े नेता से भी ये सवाल पूछा गया था, एनसीपी जो भ्रष्ट पार्टी है उसका समर्थन बीजेपी बाहर से ले रही है, तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। वो पार्टी जो चाह रही है वो विचार कर रही होगी। तो वहां से भी करीब करीब बीजेपी को हरी झंडी मिल गई है कि आप जो चाहो करो। बीजेपी के पास बहुत विकल्प खुले। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन निर्दलियों को फोन भी किया गया है। इसके अलावा एनसीपी ने भी साथ देने की बात कही है, शिवसेना के भी सुर नरम पड़े हैं, लेकिन अब तक बीजेपी क्या करेगी इसको लेकर स्ट्रैटेजी साफ नहीं है। ये कवरेज हमारी लगातार जारी है। महाराष्ट्र में कैसे बनेगी बीजेपी की सरकार, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शिवसेना के सुर नरम पड़े हैं, लेकिन एनसीपी भी बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि एनसीपी जैसी भ्रष्ट पार्टी से बीजेपी को समर्थन नहीं लेना चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने संजय राउत से बात की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज साफ साफ कहा गया है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें बहुमत नहीं मिला है या क्लियर मैंडेट नहीं मिला है, फिर भी अपने विजय का उत्साह वो मना रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना के सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के संपादकीय में साफ साफ कहा गया है कि कई कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने विजय का उत्सव मना रहे हैं, जबकि क्लियर मैंडेट किसी को नहीं है। इशारा किस तरफ है सर? नहीं, ये तो सच है कि महाराष्ट्र ने किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया है। तो सभी पार्टियों को जो सीटें मिली है उनको लगता है कि उनका जय हुआ है। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। 100 से भी ज़्यादा सीटें उनको मिली है, तो उनके यहाँ तो सेलिब्रेशन हो सकता है। लेकिन एनसीपी, कांग्रेस, उम्मीद से ज़्यादा मिली है उनको। अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी साथ साथ लड़ते तो दोनों मिलकर 25 सीटें पे नहीं आती। लेकिन अब किसी को 45 है, किसी को उनके ऊपर 2 ज़्यादा पीछे आगे पीछे होता है। तो ये भी उत्सव मनाने लगे ये लोग कि हमें 50 सीटें मिली है, हमें 40 सीटें मिली है। तो महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया है, किसी को मैंडेट नहीं दिया है। कोई 100 के ऊपर है, कोई 100 के पहले अटका है। तो जब अभी इस तरह का मैंडेट है, स्थिर सरकार के लिए सभी ने मैंडेट मांगा था। स्टेबल गवर्नमेंट, 1 पार्टी गवर्नमेंट जैसे और राज्यों में हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। सर, यानी कि इशारा साफ साफ बीजेपी की तरफ नहीं था, कांग्रेस एनसीपी की तरफ। सभी पार्टियां कहता हूं मैं, चुनाव लड़ा है, किसी को 2 सीटें मिले वो भी सेलिब्रेशन कर रहा है, जिसको 3 मिले हैं, हाँ, वो भी उत्सव मना रहा है। क्या चल रहा है? ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर आपको पूरा अधिकार है, लेकिन मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने सोच संभल कर मैंडेट दिया है। आपने संपादकीय ये भी लिखा है कि कैंपेनिंग के दौरान जब उद्धव ठाकरे का कैंपेन चल रहा था, शिवसेना जब खुद अपने नंबर चुनाव के मैदान में उतरी थी तो अच्छा प्रतिसाद मिला था लोगों का, लेकिन वो मतों में परिवर्तित नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मतों में जरूर परिवर्तित हुआ, लेकिन हमारी 15 से भी ज्यादा सीटें ऐसी है जो बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं। 50 से 500 तक के मार्जिन, बहुत क्लोज फाइट हुई। और 50 से, जैसे हमारे श्रीवर्धन की सीट है, हमारा जो उम्मीदवार वहां का रवि मुंडे 50 वोट से हार गया। ये कोई हारने का ये नहीं है। तो ऐसे बहुत से सीटें हैं जहां हम जीत सकते थे और जीत भी गए थे, लेकिन आखिरी राउंड में हम लोग हार गए। अगर वो भी हम सीट जीत जाते तो शायद हम 80 या 90 तक चले जाते। मैंडेट क्लियर नहीं है, लेकिन मैंडेट दिया जरूर है। आपको 63 सीटें दी गई हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या शिवसेना भाजपा का गठबंधन होगा? पार्टी चीफ शिवसेना के जो है उद्धव ठाकरे साहब, उन्हें निर्णय लेने का पूरा अधिकार हमने दिया है। आज भी मीटिंग हो गई हमारी, विधायक दल की बैठक हुई, तो उद्धव जी जो उचित निर्णय है वो ले लेंगे। शिवसेना को जनता ने भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना है। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें हैं, लेकिन शिवसेना की सीटें भी अगर आप देखें तो कम नहीं है। अकेले लड़ने के बावजूद
इतनी बड़ी बड़ी सत्ता हमारे खिलाफ की, केंद्र की और राज्य की, फिर भी शिवसेना ने 63 सीटें जीती है, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। तो शिवसेना को अंडर एस्टिमेट कोई नहीं कर सकता। जिनके पास सत्ता है उनके पास लोग भाग जाते हैं, ये सच है। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत है और बनी रहेगी। शिवसेना क्या झुकाव है बीजेपी की तरफ जाना चाहती है और क्या बिन शर्त जाना चाहती है? देखिए, शर्त बिन शर्त की बात छोड़ दीजिए। बात जो हमने जो मुद्दे उठाए थे, जैसे उद्धव जी ने कहा, हमारे मुद्दे व्यक्तिगत स्वार्थ के नहीं थे, हमारे मुद्दे थे अखंड महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र नहीं टूटना चाहिए, ये हमारा पहला मुद्दा रहा। हमें मानते हैं कि मुंबई का महत्व भी कम नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, खास करके अखंड महाराष्ट्र का मुद्दा लेके जो कोई हमारे पास आएगा उनके साथ उद्धव जी बातचीत कर लेंगे। और मुंबई बीजेपी दफ्तर की हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तमाम विधायक जुटे हैं वहां पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, इन तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, विनोद तावड़े वहां मौजूद हैं और देवेंद्र फडणवीस जो कि सबसे आगे हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में। मयूर परीख एबीपी न्यूज संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मयूर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, आज करीब 2 घंटे तक क्लोज डोर मीटिंग चली है और उस क्लोज डोर मीटिंग के बाद में परेड कराई जा रही है मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम 122 विधायकों की, जिसमें तमाम नवनिर्वाचित विधायक जो है वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और यहाँ पर ढोल बाजे बज रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया के सामने इस समय उनकी जोर आजमाइश चल रही है कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी है और कुछ विधायक जो है वो कम पड़ रहे हैं, जिस विषय में बैठक अभी भी जारी है कि उस विषय में क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ, जहाँ एक तरफ यहाँ पर मीडिया के सामने परेड चल रही है, तो राजीव प्रताप रूडी, ओम माथुर और बीजेपी के अन्य नेता इस समय भाजपा मुख्यालय के भीतर मौजूद है और वहां पे क्लोज डोर मीटिंग जारी है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर इस समय शो ऑफ स्ट्रेंथ कैमरे के सामने आप देख सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय में जुटे ये विधायक, ये तस्वीरें मुंबई बीजेपी दफ्तर की, जहां शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के ये विधायक देवेंद्र फडणवीस को भी आपने देखा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे बनेगी और देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे सामने आ गए हैं और महाराष्ट्र में कैसे बनेगी बीजेपी की सरकार, इस पर सस्पेंस बरकरार है। नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक किस तरह की चुनावी हलचल रही है, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, जहां दूसरे दिन भी महाराष्ट्र में सरकार की तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और शिवसेना दोनों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवसेना का रुख नरम पड़ा है बीजेपी की तरफ, लेकिन पत्ते अभी तक दोनों पार्टियों ने नहीं खोले हैं। बीजेपी को समर्थन पर शिवसेना का रुख नरम पड़ा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर सम्मानजनक ऑफर हुआ तो स्वीकार करेंगे। सम्मानजनक ऑफर मिलने पर पार्टी उसे स्वीकार करेगी। विधायक दल की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने यह बात कही। कांग्रेस नेता ने शिवसेना की सरकार बनवाने को कहा था। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने यह बड़ा खुलासा किया और कांग्रेस पर हमला बोला। उधर बीजेपी ने एनसीपी को समर्थन लेने पर एनसीपी से समर्थन लेगी या नहीं, इस पर अब तक फैसला नहीं किया है। तो बीजेपी ने भी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। दूसरे दिन भी महाराष्ट्र में सरकार की तस्वीर साफ नहीं है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, मुंबई का बीजेपी दफ्तर, जहां पर विधायक मौजूद हैं। तमाम जश्न की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे थोड़ी देर पहले विधायक तमाम बाहर आए और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया मीडिया के सामने आकर के, शो ऑफ स्ट्रेंथ। अब सवाल यही बना हुआ है कि बीजेपी किसके साथ और कैसे सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। आपको बता दें बीजेपी को जहां बड़ी जीत मिली है महाराष्ट्र में 123 सीटें मिली हैं, वहीं क्षेत्रीय दलों का बुरा हाल किया है। वो चाहे महाराष्ट्र की बात हो या हरियाणा की बात। हरियाणा में INLD को मुंह की खानी पड़ी है, तो महाराष्ट्र में MNS का पत्ता साफ हुआ है, सिर्फ एक सीट मिली है। देखिए रिपोर्ट। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल देश की तरफ ना देखे और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे और इन 3 स्टेट के गुजरात बनाए ताकि हमारा बोझ कम हो जाए। मराठी अस्मिता के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले राज ठाकरे की पार्टी के सितारे गर्दिश में हैं। मोदी लहर की सुनामी में राज ठाकरे की पार्टी ऐसी उड़ी कि उसे न वोट मिले और न ही सीट मिली। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में 199 सीटों पर लड़ने वाली MNS को सिर्फ 1 सीट मिली है। वोट प्रतिशत की बात करें तो MNS को सिर्फ 3.1% वोट मिले। MNS की हालत तो पिछले चुनाव से खराब हुई है। 2009 विधानसभा चुनाव में MNS को 13 सीटें मिली थी। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में धूल चाटती नजर आई तो हरियाणा के नतीजों ने भी INLD की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। पहले कांग्रेस के हुकूमत में आकर के CBI ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराए, हमें सजा दिलवाई, और अब बीजेपी की सरकार की मान करके और CBI फिर इसमें इंटरवीन कर रही है इस मामले में। शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे कि इस बार वो जेल से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी लहर में न सिर्फ उनका सपना टूटा बल्कि उनकी पार्टी INLD मोदी लहर में काफी बुरी हालत में चली गई। पिछले चुनाव से भी बुरा हाल हुआ है INLD का। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से INLD को सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि 2009 के विधानसभा चुनाव में INLD को 31 सीटें मिली थी। पार्टी को तो जिताने की छोड़िए, अपने पोते दुष्यंत चौटाला तक को नहीं जिता पाए ओम प्रकाश चौटाला। मोदी लहर ऐसी चली कि हरियाणा के ऊंचाना कला से दुष्यंत चौटाला हार गए। INLD के साथ कई क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी खत्म होता दिख रहा है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। तो छोटी पार्टियों का बुरा हाल रहा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो छोटी पार्टियों का अस्तित्व रहेगा भी या नहीं, या छोटी पार्टियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। अनिल आर्य जी, सवाल यहाँ पर यह है कि INLD की अगर हम बात करें हरियाणा की, चौटाला साहब कह रहे थे जेल से ही मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। अब हाल ये हो गया है जेल में ही रहेंगे, मुख्यमंत्री पद तो बहुत दूर की बात है। देखिए, इनेलो का जो जनाधार है जिन क्षेत्रों में, वहाँ इनेलो ने सीट ली है। जो गैर जार क्षेत्र हैं वहाँ इनेलो को कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। पिछले जो विधानसभा चुनाव थे 2009, उसमें 16% इनेलो को वोट मिले थे और इन चुनाव में 24.1% उनको वोट मिले हैं। और जो लोकसभा के चुनाव थे वहाँ 24% वोट था। तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें तो उनका जो जनाधार है वो लगभग वहीं रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, बीजेपी को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी ने जो नॉन जाट क्षेत्र है वहाँ उसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। सिरसा जो चौटाला का गृह जिला है क्षेत्र में, 5 सीटों पे बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली। 5 की 5 चौटाला पार्टी ने लिया, इनेलो ने लिया है। छोटा सा सवाल इसमें ये कि जो कहा जा रहा था कि ये मौका है INLD के बाद पास खुद को रिवाइव करने का, बहुत बेहतर प्रदर्शन करने का, वो तो नहीं हुआ। उसका कारण सिर्फ ये है कि नॉन जाट ने उनको स्वीकार नहीं किया। ये बात पहले से भी था कि हरियाणा में जो इनेलो पार्टी है, जो ओम प्रकाश चौटाला का जनाधार है, वो जाट वर्ग में ज़्यादा है। जो नॉन जाट हजका के साथ था वो बीजेपी के साथ आ गया, जो कांग्रेस के साथ था वो बीजेपी के साथ आ गया। और जो मोदी लहर है, मोदी लहर का फायदा ये हुआ है कि जाट क्षेत्रों में भी जो यूथ है, जो युवा है 18 से 39 साल के बीच का, करीब 83 लाख वोटर है हरियाणा के अंदर, वहाँ जाट बीजेपी को फायदा हुआ है। और जाट क्षेत्रों में जो पोजीशन बहुत कमजोर थी वो पोजीशन बेटर हुई है। तो मोदी लहर का नुकसान इन पार्टियों को हुआ है। अरविंद मोहन जी, वो हम महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर हम हरियाणा की बात कर लें, ये क्षेत्रीय पार्टियां जहां से वोट उनको मिल सकते थे, मोदी वहां आए, रैली की, और कई ऐसे नेता पार्टी के, बीजेपी के ऐसे जो इस मोदी लहर में जीते। नहीं, वेव जब होगा तो इस किस्म की आइडेंटिटीज की पॉलिटिक्स छोटी पड़ जाती है। लेकिन इस मुल्क में इतनी आइडेंटिटीज हैं, रीजनल, कास्ट की, कम्युनल की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। और अगर नेहरू युग में आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कम थी और नेशनल पॉलिटिक्स चलती थी, तो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी सबको रिप्रेजेंटेशन देने में भरोसा करती थी और सबको भरोसा था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो रहा है। हालांकि मिडिल कास्ट का, कुछ इलाकों का, जैसे नॉर्थ ईस्ट का, पंजाब का, तमिलनाडु का, उनका अलग होना तभी शुरू हो गया था।
लेकिन अब अगर और ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां एक एक प्रदेश में एक एक इलाके में पार्टी उभर के आ रही है, एक एक जाति और एक समुदाय की पार्टी उभर के आ रही है, तो इसका मतलब है कि बड़ी पार्टियां उनके मसलों को एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। तो अब मोदी लहर अगर के नाम पे अगर इस तरह का दबाव दिख रहा है तो फिर मोदी लहर जो जिन लोगों ने पैदा किया है उनको ये ध्यान देना होगा कि ऐसे सारे एस्पिरेशंस को अपने अंदर ले आएं और उनका ख्याल रखें, तब जाके ये लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वाकई में क्षेत्रीय दलों के जो दिन हैं वो लद गए हैं? क्या अब उनके सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया? नहीं, ये बहुत जल्दबाजी है कहना कि क्षेत्रीय दलों के दिन लद गए हैं या उनके सर्वाइवल का सवाल एक बड़ा सवाल है। ज़्यादातर पार्टियां जो क्षेत्रीय दल पर बहुत मजबूत हो चुकी थी उनके सर्वाइवल का सवाल है। आप कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र में अगर शिवसेना की हालत बुरी हो जाए, मैं वही उदाहरण बार बार दे रहा हूँ, 20 साल अगर उनको शिवसेना महाराष्ट्र में बाहर रहेगी तो इंडियन लोकदल बाहर रहेगी 15 साल। इंडियन लोकदल के पास जो भी पैसा है, जो उनका क्राइम कॉरिडोर से आता है वहाँ पर, जिसके लिए बदनाम है चौटाला बंधु, वहाँ जाकर के जब वो खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कुश श्रीवास्तव जी, आप INLD की बात कीजिए, इतने वक्त से वो सत्ता से बाहर है। ओम प्रकाश चौटाला ने क्या क्या नहीं किया पार्टी को रिवाइव करने के लिए। आज जो उनकी हालत है उसके बाद कितना ज्यादा उन पर दबाव होगा। अब अपनी उम्र और सेहत को देखते हुए वापसी तक नहीं कर सकते। उधर महाराष्ट्र में MNS 13 से सीधे 1 पर आ गई, तो ये कहाँ, ये तो क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल सिमटती हुई सी नजर आ रही हैं। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको उदाहरण देने की बात करूंगा तो ओवैसी की पार्टी मुंबई में आ गई है। वो तो इसीलिए आई है ना क्योंकि बाकी पार्टियों का स्पेस छूटा है। लेकिन जो पार्टियां खुद की राजनीति उस प्रदेश की करती थी, आपको लग रहा है कि उनका वो अस्तित्व वहां पर टिका हुआ है? खत्म नहीं हुआ है, इनका कम हुआ है। और चौटाला के साथ तो ये होगा कि सबसे ऊपर की पीढ़ी और सबसे नीचे की पीढ़ी, दोनों की पीढ़ियों का कोई भरोसा नहीं रह गया लोगों पर। बीच में तो वैसे ही गायब था मामला, लेकिन अब वो रिवाइव कैसे करेंगे उनकी चीजों, सवाल है। लेकिन अशोक वानखेड़े जी, सवाल यहाँ पर ये है कि ये अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा तो है क्षेत्रीय पार्टी। नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। जो क्षेत्रीय पार्टी बड़ी पार्टियों के खंडे पे बैठकर सत्ता सुख भोगना चाहती है, उनके लिए तकलीफ है। लेकिन जो पार्टियां अपने वजूद पे अपना गढ़ रोक रही है, चाहे बीजू जनता दल हो उड़ीसा में, चाहे AIADM के हो के इसमें, या महाराष्ट्र हरियाणा की अगर बात महाराष्ट्र हरियाणा में, वही ना, तो उनसे तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। उन लोगों ने क्षेत्रीय नेशनल पार्टीज को अपना पिता नहीं बनने दिया। यहाँ हमेशा ये सत्ता में रहे, केंद्र में या राज्य में, जहाँ पे भी इनको सत्ता मिली, इनको ये देख लेना चाहिए था कि ये क्षेत्र हमारा है। महाराष्ट्र में यदि शिवसेना अपना मानती है और अपनी मराठी अस्मिता की बात करती है तो बाकी पार्टियों को जगह मिलती कैसी है वहाँ पे? आपने क्या गलतियाँ की? जिस लिए शिवसेना बनी थी वो तो इशू खत्म हो गए थे। उसके बाद जो नए इशू है, क्या उसको एड्रेस कर दिया आपने? पुराना रिकॉर्ड कब तक बजाएंगे? नए नहीं बजा पाए, इसलिए उनका अस्तित्व शिवसेना तो तय है ना। लेकिन अशोक जी कि कम से कम मैं आऊंगी आप पर, लेकिन इतना तो तय है कि छोटी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों ने ये साफ किया है कि आप जिन इश्यूज पर लोगों से वोट पाते थे वो इश्यूज नहीं चल पाए, आपके वजह कुछ भी रही हो। INLD 19 पर आ गई, MNS 1 सीट पर। क्या ऐसे में छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है? महाराष्ट्र में जहां सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार है, वहीं हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। रामविलास शर्मा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। उधर मनोहर लाल खट्टर भी रेस में है। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी के सामने सवाल मुख्यमंत्री चुनने का है और दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रेस में आगे चल रहे कैप्टन अभिमन्यु के सामने रामविलास शर्मा, राव इंद्रजीत सिंह, मनोहर लाल खट्टर और सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी दावेदार के तौर पर सामने आ गए हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा हो? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी नए विधायकों से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि करीब 11 विधायकों ने खुलकर राव इंद्रजीत को CM बनाने की मांग की है। मैं हरियाणा की राजनीति में पिछले 35-40 बरस से हूँ। आज के दिन जो भी हमारे विधायक आ रहे हैं वो उनको हम चाय पिला रहे हैं और उनको बर्फी खिला रहे हैं, और जो हमारे जीते हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। इस बीच जहां कद्दावर नेता मनोहर लाल खट्टर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने वाले हैं, वहीं रामविलास शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
सीएम पद के दावेदारों में मनोहर लाल खट्टर का भी नाम अहम माना जा रहा है। करनाल सीट से विधायक मनोहर लाल खट्टर पार्टी और संघ दोनों के बेहद करीबी माने जाते हैं। इससे पहले खट्टर संघ प्रचारक के तौर पर काम कर चुके हैं। सीएम पद की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु की विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाओं में खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कैप्टन अभिमन्यु की नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर चुके हैं। सीएम पद को लेकर एक और नाम चर्चा में है, रामबिलास शर्मा। रामबिलास शर्मा हरियाणा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष हैं। हरियाणा के सीएम पद की होड़ में एक और चेहरा है कृष्णपाल गुर्जर। केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को गुर्जर समुदाय का पूरा समर्थन हासिल है। कल चंडीगढ़ में बीजेपी के चुने गए विधायकों की बैठक होनी है। इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक के बाद सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो हरियाणा में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर भी सबकी नजर है। इसको लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार महाराष्ट्र की सियासत पर एक बार फिर से नजर, जहां सवाल ये कि पवार की पार्टी एनसीपी आखिर क्यों बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है बीजेपी को। महाराष्ट्र में कैसे बनेगी बीजेपी की सरकार, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी ओर एनसीपी ने बाहर से बिना किसी शर्त के समर्थन देने की बात कही है। तमाम गतिविधियां जो चल रही हैं उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि चुनाव नतीजे आने के बाद से दूसरे दिन भी महाराष्ट्र में सरकार की तस्वीर साफ नहीं हुई है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और शिवसेना ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं कि क्या दोनों साथ आएंगे, और आएंगे तो किन शर्तों पर। इसको लेकर शिवसेना और बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी को समर्थन पर शिवसेना का हालांकि रुख नरम पड़ा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सम्मानजनक ऑफर हुआ तो स्वीकार करेंगे। ये बात उद्धव ठाकरे ने विधायक दल की बैठक के बाद कही कि सम्मानजनक ऑफर मिलने पर स्वीकार करेंगे। वहीं अजीत पवार ने एक बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस नेता ने शिवसेना की सरकार बनाने के लिए एनसीपी से कहा था, जिसे एनसीपी ने ठुकरा दिया। बीजेपी ने एनसीपी से समर्थन लेने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। तो इस तरह की जो सियासी हलचल है वो महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन अजीत पवार ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कांग्रेस के एक नेता आए और उन्होंने कहा कि शिवसेना को समर्थन दो। एनसीपी ने इससे इनकार कर दिया। उधर कांग्रेस हमला बोल रही है एनसीपी पर कि आखिर वो क्या राज है, क्या मजबूरी है जिसके चलते एनसीपी बीजेपी की सरकार को समर्थन देने को तैयार है। पूरे नतीजे आने से पहले बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस शिवसेना के निशाने पर रही एनसीपी ने अब पलटवार किया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अजीत पवार ने खुलासा किया है कि एक कांग्रेस नेता ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए कहा था। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने मुझे फोन करके बताया था कि ऐसा ऐसा हमारे लीडर का कहना है कि ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या। मैंने कहा कि उसमें तो बहुत टोटल फिगर आती है तीनों की पकड़ के 146, और ये स्टेबिलिटी तो उसमें नहीं रहती है। इससे पहले 15 साल तक महाराष्ट्र में साथ सत्ता में रही कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि डर की वजह से पवार भागकर बीजेपी के साथ हो लिए। हो सकता है पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी बातें हुई हो जिस कारण से इस समय एनसीपी के नेता भारत सरकार का संरक्षण चाहते हो, लेकिन वो बेहतर जानेंगे। एनसीपी के इस खुलासे से न सिर्फ कांग्रेस सवालों के घेरे में है, बल्कि अजीत पवार इस समर्थन को वक्त का तकाजा बता रहे हैं। सर, एनसीपी बिना शर्त समर्थन ले रहे हैं बीजेपी को, ऐसी क्या मजबूरी है कि मजबूरी क्या, मजबूरी कुछ भी नहीं है। अपने महाराष्ट्र में नया गवर्नमेंट आने के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एनसीपी की उम्र 15 साल की है और सत्ता में भी एनसीपी 15 साल से है। ऐसे में सत्ता के साथ बने रहना एनसीपी के लिए विवशता बन गई है। 15 साल में जो घोटाले हुए, कहीं उनकी परतें ना खुल जाए इस डर से। और इतना ही नहीं, उसके साथ ये भी डर कि अगर सत्ता नहीं रही तो पार्टी के साथ कई सारे नेता भी नहीं रहेंगे, वो सत्ता के साथ निकल जाएंगे, पार्टी बिखर जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में फंसे हैं। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल दिल्ली में महाराष्ट्र सदन की मरम्मत की लागत में बढ़ोतरी का आरोप झेल रहे हैं। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार से इन दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच का आदेश मांगा है। ये फाइल अब भी मंत्रालय में धूल फांक रही है। बताया जा रहा है कि इस फाइल की एनसीपी के समर्थन में बड़ी भूमिका है।
अजीत पवार जो फॉर्मर वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर है एंड ऑल्सो सुनील तटकरे वो पद पे डेफिनेटली एज्यूम कर चुके हैं, उनके खिलाफ में अगर ये इंक्वायरी चालू की जाए तो इट मे ओपन अ पैंडोरास बॉक्स टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इंक्वायरीज। ये स्वाभाविक है कि एनसीपी कैनॉट लीव विदाउट पावर एंड ये नजदीक रहने के लिए ये निर्णय लिया हुआ है। एनसीपी केंद्र की मोदी सरकार से भी मधुर संबंध बनाना चाहती है, क्योंकि पार्टी को डर है कि प्रफुल्ल पटेल के उड्डयन मंत्री रहते एयर इंडिया की दुर्दशा के लिए वो घेरे जा सकते हैं। सब चीजें आजकल कोई छुपा नहीं सकता, और ये अगर होता तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमारे कांग्रेस के साथी कहीं किसी को बख्शते। और दूसरी बात जहां तक है, नई सरकार को अधिकार है ना, जो भी कुछ सही है सच्चाई अगर है तो वो जरूर सामने उजागर करे। एनसीपी और कांग्रेस के बीच चली जबानी जंग के बीच बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है और वो एनसीपी के बिना शर्त समर्थन के जरिए शिवसेना को साधना चाहती है। तो इस समर्थन का राज क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, एनसीपी से वाईपी त्रिवेदी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, बीजेपी से किरीट सोमैया जी और कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब। आप सबका स्वागत है। वाईपी त्रिवेदी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, ये सवाल पूछा जा रहा है कि चुनावी नतीजे आते ही आप लोगों ने सबसे पहले बीजेपी को जो समर्थन का ऐलान किया, उसके पीछे वजह क्या है? ये जो जांच की तलवार लटक रही है आपके बड़े बड़े नेताओं पर, कहीं इसी के एवज में तो नहीं दिया गया समर्थन? महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला बताया है और फैसला का इंडिकेशन आने लगा था कि उन लोग को एक स्थिर सरकार चाहिए, और हमने जो ऑफर दी है उसके पर इतना हंगामा क्यों मच रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। हमने कोई शर्त नहीं रखी है, हमने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को एक स्थिर सरकार चाहिए, हम उसको सपोर्ट करते हैं, बिन शर्ती सरकार देना चाहते हैं। त्रिवेदी साहब, ये हंगामा और कोई नहीं मचा रहा है, ये आपकी पूर्व सहयोगी कांग्रेस है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या कोई संरक्षण आपको चाहिए भारत सरकार से, तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। हमने कोई शर्त रखी होती तो कहा जाता था कि हमने कोई सौदाबाजी की, पर हमने कोई शर्त नहीं रखी। हमने बोला हम बिन शर्ती सरकार देते हैं, तो उसमें तो कुछ एक्सेप्ट करने का भी सवाल नहीं है, स्वीकार करो या नहीं करो। हमने बोला भी हम शर्त नहीं रखते, हम सरकार करेंगे। तो फिर नहीं, त्रिवेदी साहब, कोई उसके लिए त्रिवेदी साहब, यहाँ पे ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वही तो सवाल है, आप अचानक से इतने व्याकुल क्यों हो गए हैं बिना शर्त के समर्थन देने के लिए उस पार्टी को जिसे आज तक आप सांप्रदायिक कहते आए, जो आपको गालियां देती रही, जो आपको कहते रहे कि नेचुरल करप्ट पार्टी हैं आप, भ्रष्टाचारवादी हैं कुछ, और उस पार्टी को आप अचानक समर्थन देने चले आए। ऊपर के आई है एक, नहीं आप सुनिए मेरी बात सुनिए, ये पार्टी जैसी भी हम कुछ भी कहें, मगर इलेक्शन के बाद उभर कर आई है सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास 123 सीट है। तो अगर उसको हमको एक स्थिर सरकार की जरूरत है तो उसको सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी है, हमारी फर्ज है। चलिए आप इसे फर्ज बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ये आपकी मजबूरी है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब है। त्रिवेदी जी, मैं उनका जवाब ले लेती हूँ, आपने अपनी बात रखी है। मीम अफजल साहब, वाईपी त्रिवेदी साहब कह रहे हैं आपको क्या समस्या है? बिना किसी शर्त सरकार नहीं दे तो फिर वापस इलेक्शन आएगा। ठीक है, बिना किसी शर्त के बिना किसी शर्त के समर्थन दे रही है एनसीपी, मीम अफजल साहब, और ये तो आरोप अजीत पवार लगा रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि आपकी पार्टी से एक नेता एनसीपी के पास पहुंचे कि शिवसेना की सरकार बना दो, एनसीपी ने इनकार कर दिया, और फिर आप ये हमला बोल रहे हैं एनसीपी पर। अब किस नेता ने बोला ये तो वही बता सकते हैं, उन्होंने कोई खुलासा तो किया नहीं है, और ना ही हमारी ऐसा कोई मंशा कहीं भी रही है। हम जानते हैं, देखिए ये इनके बारे में जो कुछ भी कहा है, और एनसीपी के बारे में इनका जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर के मोदी जी ने जो कुछ कहा कि घड़ी में 10 बज रहे हैं और ये 10 साल में 10 गुना करप्ट पार्टी हो गई है, उसके अलावा बोला था कि नेचुरली करप्ट पार्टी है। तो मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूं, त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं कि ये हमारा फर्ज है या वो अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं, वो बात तो उनकी बड़ी सही लगती है कि साहब हम ड्यूटी समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे ये बता दें कि आपकी पार्टी तो नेचुरली करप्ट है,
लेकिन जो नेचुरल अलायंस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना का, उसके कुछ बोलने से पहले आपने अचानक बीच में कूद करके कह दिया कि हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। हाँ। और आपने जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, वरना शिवसेना उसको काफी अच्छी तरह से झूला झुलाने वाली थी। लेकिन बीच में क्या करने आ गई एनसीपी, ये सवाल उठा रहे हैं आप। चलिए हमारे साथ बीजेपी से किरीट सोमैया जी मौजूद हैं, उन्हीं से मैं इसका जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। किरीट सोमैया जी, आपको क्या लग रहा है, एक ऐसी पार्टी एनसीपी जो आज तक आप लोगों को सांप्रदायिक कहती आई, जिसने जमकर आप पर चुनाव में हमले बोले, वो नतीजे आते ही आपको समर्थन देने के लिए इतनी उतावली, वो भी बिना किसी शर्त के? तो वास्तव में तो ये सब बातें आपने कांग्रेस और एनसीपी को नहीं देते तो एक मिनट त्रिवेदी साहब, 6 महीने में दूसरा इलेक्शन आता था। अच्छा ठीक है, दूसरा इलेक्शन आता था। ठीक है त्रिवेदी साहब, 6 महीने में दूसरा इलेक्शन आता था, सब लोग तैयार है दूसरे इलेक्शन के लिए। अरे त्रिवेदी जी, यो भाजपा पे छोड़ दीजिए, जो 44 से 123 आ सकती है, बाकी भी जुगाड़ कर सकती है, इसकी चिंता आप ना करें। आप अपने 41 लेके जबरदस्ती टेका लगाने में लगे हैं कि सरकार गॉडफादर ना बने, वो उनको बीजेपी को छोड़ दीजिए ना, आप अपनी रणनीति तय कर लीजिए। आप ठीक है, चलिए 1 मिनट में किरीट सोमैया से उनका जवाब ले लूं। त्रिवेदी जी फिर आऊंगी आपके पास। सोमैया साहब आप बोलिए। मैं आपको ये कह रहा था कि हर एक पार्टी अपनी अपनी नीति तय करेगी। 4 मुख्य पार्टियां उभर कर आई है और 5वें लगभग 20 जो विधायक है वो छोटे छोटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें जनादेश दिया है, हम सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे। 124-25 के करीब पहुंच रहे हैं, 10-12 और हमें समर्थन मिल जाएगा। हाँ। अब रही बात कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की, मुझे ये कहो, अगर भाजपा सरकार बनाकर जिम्मेदारी नहीं लेती है हाथ में, तो क्या कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना साथ में आकर सरकार बनाएगी? सरकार तो बनाना है, सरकार तो बनानी है, पर आप एनसीपी का समर्थन लेंगे? सवाल वो है जो उस पर आप पत्ते नहीं खोल रहे। किरीट भाई, अशोक वानखेड़े बोल रहा हूँ, एक मिनट। एक तो आपको बधाई हो इतनी बड़ी जीत के लिए, लेकिन इस जीत में मैं आपकी मेहनत भी मानता हूं। आपने जो करप्शन और सुनील तटकरे से लेके जो कागज बाहर निकाले और उनको लोगों के सामने लाया कि कितनी करप्ट पार्टी है एनसीपी। अब एनसीपी बाहर से समर्थन देती है, ये बड़ा शॉकिंग है। वो भले ही दे, लेकिन आप नहीं ले रहे, ये तो कह सकते हो, इनसे दूर रह सकते हो। भैया एक वानखेड़े साहब, पुनः एक बार कह दूं कि महाराष्ट्र की जनता के सामने 2 ही विकल्प है, एक भाजपा की सरकार बने या फिर उसको गिराने के लिए कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी साथ में आएंगे। क्या कांग्रेस वाले इस बारे में अपनी भूमिका रखे ना। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है गुड गवर्नेंस, मोदी का दूसरा नाम है गुड गवर्नेंस। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस में एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार खिलाफ मतदान मिला है आपको। नहीं करेगी। अरे किरीट भाई, भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और करप्शन प्लान का क्या, जिसको आप एक करप्ट पार्टी चुनाव में बता रहे हैं, उसका क्या जो आपको सपोर्ट देने के लिए इतनी आतुर है? इस पर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में एनसीपी बिना शर्त के जो बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रही है सरकार बनाने के लिए, इसके पीछे राज क्या है? हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान, हमारे पॉलिटिकल गेस्ट जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। किरीट सोमैया जी, आपसे सवाल यही है कि एनसीपी के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ये समर्थन देकर वो कुछ होगा तो वो पाएंगे ही इसकी एवज में, लेकिन आप लोग क्यों चुप है? सर, आपकी तो 123 सीटें आई हैं, आप क्यों नहीं आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं समर्थन को? मुझे पहले ये बात बताओ कि हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है कोई करप्शन के साथ में, गुड गवर्नेंस के साथ में? और आज ये एनसीपी और कांग्रेस एक दूसरे और कांग्रेस की पृथ्वीराज चव्हाण सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कौन सा करप्शन का इशू, एयर इंडिया का, एयरपोर्ट का, ये पृथ्वीराज चव्हाण सवाल पूछते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण साहब, आप कल तक पीएमओ में और सीएमओ में थे, आपने 10 साल क्या किया? आप भी भ्रष्टाचार में सहयोगी थे ना। तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो या किसी का भी भ्रष्टाचार हो, मोदी सरकार या महाराष्ट्र की मिनी मोदी सरकार कभी करप्शन नहीं, एनसीपी से समर्थन, लेकिन कांग्रेस वाले हमसे भ्रष्टाचारी, आपकी नजर में जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी पार्टी आपको बाहर से समर्थन देने का ऐलान
24 घंटे पहले कर चुकी है और 24 घंटे में बीजेपी ने स्थिति साफ नहीं की कि वो समर्थन उनको मंजूर है या मंजूर नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अरे भीम अफजल साहब, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि 15 साल आप साथ में मिलकर दोनों लूट रहे थे देश को और प्रदेश को, तब ये सब कहां गया था? किरीट सोमैया जी, नहीं किरीट जी, वो ठीक है, वो तो सवाल बनेगा कांग्रेस से, लेकिन आज तो आपकी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तो देश जानना चाहेगा कि जिस पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग आप लोगों ने की, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोगों ने ये वोट लिए, आज वही पार्टी आपको कह रही है हम बाहर से समर्थन देंगे और आप लोग अभी तक अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे। ऐसा है, रणनीति उसी को कहते हैं। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हम पर लोगों ने जिम्मेदारी थोपी है। वी हैव टू बिहेव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। राज्यपाल हमें बुलाएंगे, राज्यपाल हमें कहेंगे, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के पास अपना पक्ष रखेंगे। अभी तो सिंगल लार्जेस्ट करके हमको इनविटेशन आएगा। नहीं, लेकिन एनसीपी पर क्या करेंगे वो तो राज्यपाल से पहले आप कह सकते हैं। भैया जी ये बताइए कि आप जब मान लीजिए राज्यपाल बुला लेंगे, आप शपथ भी ले लेंगे, हफ्ते भर में आपको बहुमत समर्थन साबित करना पड़ेगा, वो XYZ कौन होंगे? नेशनल करप्ट पार्टी वाले होंगे या कांग्रेस वाले होंगे? कौन होंगे? ये तो दिमाग बनाया ही होगा ना। इतने बड़े रणनीतिकार हैं आप लोग, कुछ तो साफ बोला कीजिए। जवाब ले लेते भैया, आप तो बताइए मुझे, क्या कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ये साथ में मिलकर विकल्प देने वाली है? मैं आपको सवाल पूछता हूँ। ठीक है, चलिए किरीट साहब, विकल्प कौन देगा? आप जवाब नहीं दे रहे हैं इस बात का। विकल्प तो आप लोगों ने साफ कर दिया, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आप ही विकल्प है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो 146 का जो फिगर है, 145 का, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? एनसीपी खड़ी है सपोर्ट के साथ और आप कुछ कह नहीं रहे। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के उस पार ये चर्चा हमारी जारी रहेगी कि एनसीपी किस वजह से समर्थन दे रही है और बीजेपी की रणनीति क्या है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। एनसीपी ने बाहर से समर्थन देने की बात कर दी है तो सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे एनसीपी की क्या मंशा है और बीजेपी इस पर अब तक चुप्पी साधे क्यों बैठी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं आधे घंटे में क्या हुआ एक्शन रिप्ले में। ये पार्टी जैसे भी हम कुछ भी कहें, मगर इलेक्शन के बाद उभर कर आई है सबसे बड़ी पार्टी। उसके पास 123 सीट है, तो अगर उसको हमको एक स्थिर सरकार की जरूरत है तो उसको सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी है, हमारी फर्ज है। भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं कि ये हमारा फर्ज है या वो अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं, वो बात तो उनकी बड़ी सही लगती है कि साहब हम ड्यूटी समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे ये बता दें कि आपकी पार्टी तो नेचुरली करप्ट है, लेकिन जो नेचुरल अलायंस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, शिवसेना का, उसके कुछ बोलने से पहले आपने अचानक बीच में कूद करके कह दिया कि हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। हाँ। और आपने जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, वरना शिवसेना उसको काफी अच्छी तरह से झूला झुलाने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है गुड गवर्नेंस। मोदी का दूसरा नाम है गुड गवर्नेंस। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस में एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार खिलाफ मतदान मिला है आपको। नहीं करेगी। अरे किरीट भाई, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। एनसीपी का जवाब बड़ा दिलचस्प है कि फिर से महाराष्ट्र में क्या चुनाव करवाने हैं और अगर ऐसा नहीं कराना तो फिर हमें अपनी ड्यूटी निभानी होगी। वाईपी त्रिवेदी साहब, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है और वो सबसे अहम सवाल है, और वो सवाल ये कि समर्थन के पीछे वो फाइल तो नहीं है जो मंत्रालय में धूल फांक रही है, जिस फाइल में छगन भुजबल और अजीत पवार दोनों के खिलाफ जांच को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार से इजाजत मांगी है। देखिए, बात को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्शन के पहले कहा जाता था कि एनसीपी और शिवसेना का कोई अंडरस्टैंडिंग है, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए एनसीपी ने शिवसेना और बीजेपी पे भंगाण पड़ा दिया और उसके बाद वो कांग्रेस से निकल गए। तो वो सब स्पेकुलेशन है। बात ऐसी है कि जब बिन शर्ती समर्थन है तो उसका मायना ये है कि अगर कोई दोषित है तो उसके पर कार्रवाई हो सकती है, कोई रोकता नहीं है, कोई शर्त लगाई नहीं है। हाँ।
अगर त्रिवेदी जी त्रिवेदी जी कोई नहीं बन जाता अरे चलिए अब आप समर्थन देंगे, करनी पड़ती है। नहीं समर्थन आप देंगे, ये आपके लिए बड़ा शुभ होगा। ये बताइए कि आपके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के तमाम कागज ढूंढ के किरीट सोमैया लाए हैं, हम लोगों को एक पोथी दी थी, सुनील तटकरे, पूरी बात सुन रहे सर, सुनील तटकरे और माननीय अजीत पवार और छगन भुजबल, इन सबको जब पकड़ के जेल में बंद करेगी ये सरकार, तभी भी आप समर्थन करते रहेंगे? अरे सुने नहीं ये देखिए बोला है, उसका जवाब मीनिंग यही है। अच्छा नहीं लेकिन वो त्रिवेदी साहब मैं समझ रही हूँ, बिन शर्त की समर्थन है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं शर्त क्या रखेंगे आप लोग? काम चले, वो लोग छूट भी जाए तो क्या हो सकता है? अरे सर 42 सीट के साथ क्या अरे त्रिवेदी जी आपने पहले ही तय करके रखा है छूट जाए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, त्रिवेदी जी सुन लीजिए, आप बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता पे चुनाव का बोझ आएगा। इतना चिंता ना करिए महाराष्ट्र की जनता का। जब 70,000 करोड़ डकारने के बाद जो भ्रष्टाचार हुआ, लोग आत्महत्या कर रहे हैं किसान, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा आपको। और अब एक चुनाव के इलेक्शन के खर्चे पे आप इतना परेशान हो रहे हैं, एक छोटे भाई की हालत बुरी हो जाएगी। उन्होंने भ्रष्टाचार की कर दी है। आप एक मिनट हाँ एक मिनट अच्छा मैं किरीट जी आती हूँ आपके पास। किरीट जी मैं आती हूँ सर आपके पास, एक मिनट त्रिवेदी साहब को जवाब देने देते हैं। हाँ बोलिए त्रिवेदी जी। भ्रष्टाचार का कोई आरोप अभी तक पुरवार नहीं हुआ है, ये एलिगेशंस है, तो वो एलिगेशंस को हम सत्य मान के कैसे चल सकते हैं? हाँ। किरीट सोमैया जी आपने तो कागजात निकाले हैं सर, घोटाला हो गया, वो कह रहे हैं तो सिर्फ एलिगेशंस हैं, अब इनमें सच्चाई भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं एक बात आपसे स्पष्ट नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, सच्चाई अभी तक साबित नहीं हुई है। हाँ बोलिए किरीट जी। अरे भैया एक मिनट जरा शांति बनाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से, तो क्या आज तक आप एनसीपी को ब्लैकमेल करते थे कि फाइल लेकर पृथ्वीराज चौहान घूमते थे? मुझे तो कोई पृथ्वीराज चौहान ने अभी तक फाइल दी नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्या करती थी? अगर भ्रष्टाचार की फाइलें मंत्रालय में है तो कांग्रेस क्यों दबा के बैठी? और दूसरा अशोक राव, मैंने 3 बार स्पष्ट किया, भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसके लिए खामख्वाह हंगामा मचाने की आवश्यकता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जिम्मेदारी लेकर सरकार बनाएंगे भाई गलत करना भी नहीं चाहिए। अरे भैया जिस दिन आप हमें करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखेंगे तब बताना। करप्शन नहीं किया, जो 100 दिन का काम है मोदी जी का वो इतना ट्रांसपेरेंट है, इससे महाराष्ट्र की जनता भगवान मानती है उनको। आपको इतना मतदान दिया है और कम से कम जब एनसीपी के करप्शन के केसेस जो आपने निकाले हैं, तो मुझे तकलीफ ये हो रही है कि हमारे किरीट भाई का क्या होगा। एक तरफ उन्होंने निकाले हुए भ्रष्टाचार के केसेस और फिर उन्हीं के आप समर्थन ले रहे हैं। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। नहीं हम तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। इसका क्या मतलब निकाला जाए किरीट सोमैया जी कि आप लोग फिर एनसीपी का समर्थन नहीं लेंगे ना? और करना भी नहीं चाहिए। नेहा जी मैं जरा किरीट सोमैया जी का जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा एक मीम अफजल साहब का कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं जरा मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए मीम अफजल साहब। देखिए किरीट सोमैया साहब ने 2 बातें कही हैं। पहले तो उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे? मेरा जवाब है नहीं। ये इल्जाम अगर एनसीपी ने लगाया तो हमने इसको खारिज कर दिया है। दूसरी बात यह है मैंडेट आपको मिला है और दूसरा मैंडेट शिवसेना को मिला है, तो आप शिवसेना से बात करने की पोजीशन में हैं या नहीं है तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एनसीपी जिसको आपने सबसे करप्ट पार्टी किया, और किरीट भाई सबसे ज्यादा तो आप ही कागज लेकर घूम रहे थे दिल्ली के अंदर भी और बंबई के अंदर भी। आप मुझे ये बताइए कि आप एनसीपी की सपोर्ट लेने को तैयार हैं या कम से कम इस चैनल पर एक बात कह दें आप कि आपने जो इल्जामात लगाए एनसीपी के दोनों नेताओं के ऊपर, आप आज भी उस पर कायम हैं और उस पर एक्शन की डिमांड करते हैं। जवाब ले लेती हूँ। इतना तो आप कह सकते हैं। पहले पुनः एक बार स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी 135 तक विधायक के समर्थन 124-25 है, दूसरे 10 हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम राज्यपाल के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस और हाउस चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए
नो कॉम्प्रोमाइज विद करप्शन। पुनः एक बार सुन लीजिए, अरे भाई आप भी अगर करप्शन के अगेंस्ट हमें सहयोग देंगे तो आपका भी हम कहेंगे तो उस इश्यू पे हम आपके उसका स्वागत करेंगे। भैया आप संसद चलती है, विधानसभा चलती है, तो अनेक ऐसे विषय होते हैं, अनेक पार्टियों का एक मत होता है, तो विकास के मुद्दे पर आप भी हमें साथ देंगे तो आपका भी सहयोग देंगे। स्टैंड पर कायम है या नहीं है? हमारे साथ यहाँ पर विकास झाड़े साहब भी मौजूद है। विकास जी, आप सुन रहे हैं तमाम राजनीतिक मेहमानों को। यहाँ पे सवाल ये है कि एक पार्टी जिस पर इतना हमला बोला बीजेपी ने, वो इतनी आतुर हो रही है समर्थन देने के लिए, और बीजेपी है कि उस पर कुछ साफ नहीं कह रही है। इसमें बात यह है कि एनसीपी डे वन से सत्ता में रहना चाहती है, जबकि बीजेपी में दो गुट है। एक गुट ऐसा है जो पवार साहब से बहुत अच्छे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि पवार साहब अगर सपोर्ट करते हैं तो वो लेना अच्छा रहेगा, जबकि शिवसेना को बाहर रखना चाहते हैं। क्योंकि शिवसेना अगर अंदर आती है तो जैसे गडकरी साहब और उनका जमता ही नहीं बिल्कुल, तो गडकरी साहब ये चाहते हैं कि पवार साहब अच्छे, और मोदी साहब भी चाहते हैं कि अगर बाहर से सपोर्ट करते हैं तो क्यों ना लेना चाहिए। और बात ये है कि एनसीपी के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे बार बार उससे भी ये बचना चाहते हैं। और कोई भी रहे, अगर शिवसेना भी सरकार में आती है तो उनको भी सपोर्ट देने के लिए एनसीपी पीछे नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, ये आप इनकी जो रणनीति है उसका खुलासा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि एक बात बीजेपी की तरफ से बहुत साफ कही गई है और वो ये कि सरकार बना रहे हैं। किरीट सोमैया साहब ने कहा है हमारे चर्चा में कि सरकार बना रहे हैं। 135 तक वो आंकड़ा जो है वो जा रहा है। आपको बता दें 123 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली हैं। तो एबीपी न्यूज से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ये बात साफ कही है कि राज्यपाल से बस अब न्योते का इंतजार है। बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है और 135 तक का आंकड़ा जो है वो किरीट सोमैया जी ने दिया है। 135 विधायकों के समर्थन की बात की है। इतना बता दें आपको, 123 जो विधायक हैं वो बीजेपी गठबंधन के हैं और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जी ने यह साफ किया है हमारे चैनल पर इस चर्चा के दौरान कि 135 विधायकों का समर्थन, तो राज्यपाल के न्योते का इंतजार। किरीट जी, ये बहुत अहम बात आपने कही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी 123 सीटें तो आप लोगों की अपनी है, आपके गठबंधन की, 135 तक ये आंकड़ा कैसे पहुंच रहा है सर? ऐसा है, देखो स्वाभाविक है, मैं आपको कहता हूं आप 135 तक क्यों अपने आप को मर्यादित कर रही हो। सरकार भाजपा की बनेगी, दूसरा कोई सरकार बना नहीं सकता है। जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम शिवसेना एनसीपी के साथ नहीं जा सकते, तो सरकार बनने के बाद में जो सरकार को गिराना चाहे हम उसे हाथ जोड़ेंगे। नहीं किरीट जी, 135 तक कैसे जा रहा है? गुड गवर्नेंस विषय के सवाल ये है 123 से आंकड़ा 135 कैसे जा रहा है? कौन है वो जो आ रहे हैं आपके साथ और इसे 135 तक पहुंचा रहे हैं? मैं आपको वही कहने जा रहा हूं कि 135 तक भी क्यों मर्यादित आप अपने आप को कर रही हो। मैं नहीं कर रही, जब विधानसभा चलेगी, अब मैं आप आगे तो सुनो कि जब विधानसभा चलेगी तो विधानसभा में ये सरकार अच्छे काम करती है तो उसको समर्थन देने के लिए विभिन्न इश्यूज के ऊपर क्या आपकी सरकार अल्पमत की सरकार रहेगी? अन्य पार्टियां भी समर्थन दे सकती है। कल जाकर कांग्रेस भी कोई पर्टिकुलर विषय पर हमारे विधेयक को समर्थन दे सकती है। हमने भी दिया है, पास्ट में संसद में हम विपक्ष में थे, हमने भी कांग्रेस को दिया था। आप ये ऐसा है कि विकास के नाम पर अनेकों का समर्थन मिलेगा। अल्पमत वाली सरकार होगी, यानी एनसीपी एब्सटेन कर सकता है कैसे न कैसे आपको, ताकि आप विश्वास मत हासिल कर लें। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अल्पमत वाली सरकार होगी आपकी? मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार को पूरा समर्थन होगा विकास के काम के लिए। आप जैसे लोग भी समर्थन करेंगे। कहा था कि हम हाथ जोड़ेंगे अच्छे कामों के लिए, तो हाथ किस किस को जोड़ेंगे? हाथ किस किस को जोड़ेंगे ये भी है। सभी को, सभी विधायकों को, जिनकी सभी विधायकों को। अरे उसमें वो भी विधायक है किरीट भाई, उसमें प्रगति और विकास किरीट भाई उनमें वो भी विधायक है जिनके भ्रष्टाचार की वजह से आप यहाँ आके बैठे हो। 123 आपको मिले हैं, तो कम से कम जनता का कुछ देना पड़ता है आपको, उन पे एक्शन तो लेनी पड़ेगी। भैया आपको जरा विधान भवन और लोकसभा संसद का ये नियम भी समझ लो कि सरकार कोई भी विधेयक संसद या विधानसभा में लाती है तो चुने हुए सभी विधायकों को और सांसदों को मतदान का अधिकार होता है।
और वो मतदान करता ही है। लेकिन बड़ी तो खबर अच्छे काम के लिए हम तो आपसे भी अपील करेंगे, हम तो सबसे अपील करेंगे, यहाँ सहयोग करो। 135 तक तो पहुंच गया है और उसके आगे क्या, वो भी उम्मीद है आप उसको बताएंगे उस बारे में। मुस्कुराहट दिख रही है आपके चेहरे पर। राज्यपाल के न्योते का इंतजार बीजेपी को। सरकार बीजेपी की महाराष्ट्र में, किरीट सोमैया ने ये बात कही। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हम चर्चा कर रहे हैं एनसीपी के समर्थन की वजह क्या, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। हमारी इसी चर्चा में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यह बात कही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी और 135 विधायक हैं जो समर्थन के लिए तैयार हैं। अब 123 तक तो बीजेपी गठबंधन खुद पहुंचा है। इन चुनावी नतीजों में 135 तक विधायक तैयार हैं और सिर्फ राज्यपाल के न्योते का इंतजार है। बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी को 135 विधायकों का समर्थन है और राज्यपाल के न्योते का इंतजार भी है। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलीय छोटे दलों के साथ सरकार बनाएंगे, ये किरीट सोमैया साहब ने कहा है। किरीट सोमैया जी, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि 135 तक आप बोल रहे हैं, ये आंकड़ा आप ही ने दिया है, ये और आगे बढ़ेगा जैसा आप कह रहे हैं। सवाल ये है शिवसेना का क्या होगा फिर? रूल आउट हो गई शिवसेना? ऐसा है कि 123 हमारे विधायक है, लगभग 15 के करीब छोटी पार्टियां या निर्दलीय ऐसे 20 लोग चुनकर आए हैं। आपके ही कार्यक्रम में कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि भाजपा की सरकार नहीं होती है तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार नहीं बन सकती। तो आखिर में महाराष्ट्र में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि 10, 12, 15 ऐसे इस प्रकार के विधायकों का समर्थन मिल रहा है, मिलेगा। अभी दूसरी बात मैं कह दूं कि क्या विपक्ष, ये जो बड़ी पार्टियां है, वो सरकार तो बनाने तैयार नहीं है। अगर सरकार बनाने तैयार नहीं है तो क्या वो पुनः चुनाव चाहते हैं? वो वापस चुनाव चाहते हैं क्या? तो हम उनसे अपील करेंगे भाई हमारा जो विकास के काम है उसमें आप समर्थन दीजिए। अच्छा, और मुझे विश्वास है देंगे लोग। ये अशोक जी, इसका क्या ये कह रहे हैं जो किरीट भाई कि बाकी भी पार्टियां हैं और बताएंगे 10-15 विधायक इधर? भाई आपने जो दलील दी, बिल्कुल आपकी सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी, 5 साल तक चलेगी, सवाल वो नहीं है। लेकिन जब सरकार बनाता है तो कोई भी राजनीतिक दल चाहता है कि वो उस बात के सिक्योर हो, हमेशा टांगती तलवार सर पे नहीं बने टंगती हुई कि हम माइनॉरिटी सरकार है। ऐसे में एक शिवसेना आपका पुराना साथी है जो 25 साल तक आपके साथ था। आज भी आपके दोनों की विचारधारा एक है, सब कुछ एक है। थोड़ा स्वार्थ इधर उधर एक दूसरे का आया, टकराव हुआ, अलग हुए। उनके पास 63 है। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ना ये छोटे छोटे चीजें बटोरनी पड़ेगी जब इकट्ठा एक बुके आपके पास आ रहा है। तो क्या शिवसेना को इसमें से बिल्कुल रूल आउट समझे? बड़ा सीधा जवाब ले लेते हैं किरीट जी। हम किसी को रूल आउट नहीं करते। हम तो कांग्रेस और बाकी जो विधायक है उनसे भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी के विकास के विजन को आप भी समर्थन दीजिए। हम तो सभी से, मैंने तो अशोक राव आपसे भी समर्थन मांगा। हमारी गलती होगी, आप कान पकड़ना, हमारे अच्छे काम की सराहना करना। कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस के एमएलए की भी सपोर्ट चाहते हैं। मीम अफजल साहब कह रहे हैं आप कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए आपको समर्थन करें। मुझे तो लग रहा है एनसीपी को भी ये डर होगा कि कहीं टूट ना जाए पार्टी, इसीलिए पहले से ही बाहर से समर्थन दे रहे हैं। कम से कम पार्टी तो बची रहेगी। ऐसा है कि क्या कांग्रेस सामने सवाल, आपको ऐसा कांग्रेस हमारे अच्छे काम का विरोध करेगी? आप मुशायरे में बैठे हो। 1 मिनट, एक सवाल है आप किरीट जी, साधु संतीगिरी करने तो आप आए नहीं हैं। दिल्ली की हालत होने जा रही है, अगर आप जिस तरह से आप जो समीकरण बता रहे हैं उसमें तो केजरीवाल वाली सरकार की स्थिति आप बता रहे हैं, लेकिन फायदा सिर्फ इतना है इसमें कि चिड़ भी मेरी पड़ भी मेरी, कोई आपसे किनारे हटेगा नहीं। आप अच्छे काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं होगा तो जो आप कहने जा रहे हो कि चुनाव होगा तो हो जाएगा। लेकिन आप इसमें सिर्फ ये है आपसे कि क्या दिल्ली की सरकार की तरीके से चलाओगे, मतलब मामला 49 दिन की तरीके से काम करोगे, अब क्या करोगे? अब भैया दिल्ली की सरकार कैसे चलती है केंद्र की, ये तो भी जनता ही कह रही है। मोदी का जादू महाराष्ट्र में भी चला, हरियाणा में भी चला। अभी उसके बावजूद अगर आपके उम्मीदवारों की अगर डिपॉजिट जब्त होती है तो स्वाभाविक है आपका आक्रोश। उसमें मुझे उसके बारे में कोई, शिवसेना में भी चला दीजिए ना मोदी जी का जादू।
मैं आपकी भावना समझ सकता हूं। चलिए किरीट साहब, लेकिन ये बड़ी खबर तो है आज की कि आपने ये तो साफ किया है कि 135 विधायक तो आपके साथ हैं, राज्यपाल के न्योते का इंतजार है और बाकी फासला भी आप जल्द पूरा करेंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब एनसीपी के समर्थन पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं सर, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एनसीपी का समर्थन उधर शिवसेना के सुर नरम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी ने, किरीट सोमैया जी ने साफ किया है कि महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार बनेगी। 135 विधायकों का समर्थन है उनके पास।